मुस्लिम महिलाओं की ये लोग बात कर रहे हैं, ये सब दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा कर रही है। इनके मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में देख लीजिए, यहाँ तक कि आप विधानसभा विधान परिषद के अंदर देख लीजिए, एक भी महिला किसी सदस्य भी नहीं है। मुस्लिम महिलाओं का नेतृत्व नहीं है। नेतृत्व जो लोग वक़्फ़ की बात करते हैं, वक़्फ़ संशोधन या वक़्फ़ कानून की बात करते हैं, उनके बाप दादाओं ने दान थोड़ी किया है ज़मीन को। आज भी आप देख लीजिए, आप गांव में क्षेत्र में चले जाइए कहीं भी, तो जो मठ की ज़मीन है 20 एकड़ थी, 10 एकड़ थी, वो सिर्फ अब 10 कट्ठों में, 5 कट्ठों में बना हुआ है और बाकी ज़मीन सब कब्जा हो चुका है। उसकी बात क्यों नहीं करते हैं सरकार? उसका कब्जा छुड़ाने की बात क्यों नहीं करते हैं? बिल्कुल, देखिए लोकसभा का इलेक्शन हुआ, 240 सीट बीजेपी जीत कर आई, एक भी सांसद उनका मुस्लिम नहीं है। मुस्लिम नहीं। और किरण रिजिजू साहब खड़े होकर बात करते हैं कि वक्फ के अंदर सेकुलरिज्म होनी चाहिए। तो आपका सेकुलरिज्म वहाँ कब खत्म हो जाता है? जब कहीं लिंचिंग होता है तो आप बोलने नहीं जाते हैं। होली और जुमा की नमाज साथ में पढ़ी, तो आपकी पार्टी के लोगों ने किस तरीके से हंगामा उठाया और एक माहौल पूरे देश के अंदर क्रिएट, वहाँ सेकुलरिज्म कहाँ चला जाता है? आप जब रोजगार की बात कर रहे होते हैं उस वक्त आप 300 साल पीछे जाके औरंगजेब की बात लेकर आते हैं। अब इस तरीके, और आपके खुद पार्टी के जो लीडर हैं वो खुलेआम उस कम्युनिटी को गाली देते हैं, अपने स्टेज से गाली देते हैं, उस पर आप कंट्रोल नहीं करते हैं। तो हर धर्म के अंदर कई सारे ऐसे त्यौहार हैं जो सड़कों से होकर ही गुजरती है, लेकिन आप नमाज कितने मिनट का हो? 10 मिनट, ठीक है। आप इसके अंदर पारदर्शिता लाने के लिए और भी रास्ते अख्तियार कीजिए, हमसे हमारा हक नहीं छीनिए। आप हमसे बात कीजिए। वक्फ का जो ड्राफ्ट हुआ है उस ड्राफ्ट के अंदर जो लोग बैठे थे, क्या उनको वक्फ का नॉलेज था? वक़्फ़ का भाव नहीं पता उसको ये नहीं पता कि वक़्फ़ कहाँ से आया, कहाँ से जायदादें आई, कहाँ से किन लोगों ने दान किया। आप कब्जा करना चाहते हैं, अपने लोगों को काबिज करना चाहते हैं, आप रिमोट कंट्रोल से वक़्फ़ को चलाना चाहते हैं, और क्या। अगर आप कब्जा नहीं करना चाहते हैं, वक़्फ़ की प्रॉपर्टी को गलत तरीके से बेचना नहीं चाहते हैं, तो आप हमें ये बताइए कि इससे पहले जो वक़्फ़ की प्रॉपर्टी को गलत तरीके से बेचने का सज़ा का प्रावधान था वो 4 साल का था, अब उसमें आपने घटा के 2 साल कर दिया है, ठीक है। इससे पहले जो मामला था उसमें अवेलेबल सेक्शन नहीं था उसमें, अब आपने अवेलेबल कर दिया है। तो क्या उसको बेचना नहीं चाहते? तो आप क्या चाहते हैं? आप क्यों, कौन सा संशोधन किया आपने? क्या संशोधन किया जिससे गरीब लोगों को, यतीम लोगों को फ़ायदा होगा? आपने पूंजीपतियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए काम किया ये। बिल्कुल, इस देश को ज़रूरत है बेरोजगारी ख़त्म करने की, इस देश को ज़रूरत है शिक्षा में आगे जाने की। अभी देखिए चाइना ने ज़मीन कब्जा कर रखा है, उसके लिए सरकार के जो मंत्री हैं उनका चौवा नहीं लगता है, इसके लिए एक हर्फ नहीं बोल पाते हैं, लेकिन उनको मुसलमानों की ज़मीन के अंदर जाके पारदर्शिता लाना है। अपने जिस दिन ये बिल पास हो रहा था रात को 12-1 बजे, उसी दिन मोदी सरकार के सबसे करीबी कहे जाने वाले डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में टैरिफ लगा रहे थे 26% का। तो क्या देश के नागरिक को ये चीज़ें नहीं दिख रहा है? सब लोग देख रहे हैं, सब इस बातों को समझ रहे हैं, सरकार की मंशा को समझ रहे हैं कि सरकार चाह क्या रही है। हम बताते हैं ना, जिन सेकुलर पार्टियों की आप बात करते हैं, उन सेकुलर पार्टियों के जो तमाम सांसद हैं वो लगभग 50% से ज़्यादा सांसद अमित शाह और मोदी के संपर्क में हैं। अब ये लोग अगर समर्थन करते तो इन्हीं को कान पकड़ के बाहर रास्ता दिखा दिया जाता। आप पटना में देख लीजिए ना, बड़े बड़े मॉल बने हैं, बड़ा बड़ा सेंटर बना है, बड़ा बड़ा होटल बना है, किसके ज़मीन पर है? किसका है? सरकार के माफियाओं का है, सरकार के नेताओं का है, सत्ताधारी पार्टियों का है, और किसका है? ये सोचते हैं कि वक़्फ़ बोर्ड वक़्फ़ के प्रॉपर्टी का मालिक है, किसी के बाप की नहीं है वक़्फ़ की प्रॉपर्टी। आप ये समझ लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, वक़्फ़ एक केयर टेकर है। हाँ? एक केयर टेकर, एक चौकीदार बनाया गया है, एक माध्यम बनाया गया है कि इस तरीके से वक़्फ़ की ज़मीन का किराया वसूल होगा और आमदनी होगी, उसका खर्च क्या होगा, कैसे खर्च होगा, गरीब, यतीम, दबे कुचले को आगे बढ़ाने के लिए इस पर काम किया जाएगा। लेकिन ये लोगों ने समझा ही नहीं वक़्फ़ बोर्ड को कि वक़्फ़ बोर्ड है क्या। जिसने दान किया उसको बेहक किया जा रहा है, जिसने दान नहीं किया वो अपने बाप की प्रॉपर्टी समझ रहे हैं। वक़्फ़ अमेंडमेंट बिल को लेकर के देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहा है, वहीं सरकार के जो लोग हैं सफाई देने से पीछे नहीं हट रहे हैं, अलग अलग तरीके की दुहाई दे रहे हैं और बरगला भी रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि इस तरीके से जिस भी संपत्ति को वक़्फ़ के लोग या वक़्फ़ बोर्ड हाथ डाल देता है वो संपत्ति वक़्फ़ की हो जाएगी। क्या वाकई ऐसा है? क्या बगैर दलील के, बगैर कागजात के किसी की ज़मीन किसी संस्था में चली जाएगी या किसी खास विशेष समुदाय की या किसी खास धार्मिक संस्थान के हो जाएगी? आप लोग भी मीडिया में खबर देख रहे होंगे किस तरीके से जो नेशनल मीडिया है वो बरगलाने की कोशिश कर रही है। तो वक़्फ़ अमेंडमेंट बिल को लेकर के हम बात करने की कोशिश करते हैं। आज हमारे साथ कामरान सैफ साहब हैं, जामिया मिल्लिया के मास मीडिया के छात्र हैं। हम बात करने की कोशिश करेंगे क्या अनुभव रहा है इनको वक़्फ़ अमेंडमेंट बिल को लेकर के और क्या कहना चाहते हैं, और देश में जिस तरीके की हवाएं चलाई जा रही है वक़्फ़ अमेंडमेंट बिल को लेकर के कि हम दलित और मुस्लिम महिलाओं के लिए जिस तरीके से वक़्फ़ अमेंडमेंट में उन्होंने दुहाई दी है कि काम किया जा रहा है, क्या वैसी कोई बात है या नहीं है,
हम बात करने की कोशिश करेंगे। क्या कहते हैं कामरान साहब, सबसे पहले सीतामढ़ी टाइम्स में स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और सीतामढ़ी टाइम्स की पूरी टीम का। वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 जो कि 2 अप्रैल को पारित हुआ पार्लियामेंट में और 288 और 232 में मेजॉरिटी मिली 288 को, और ये वहाँ से पास हुआ। उसके बाद राज्यसभा के अंदर आया तो वहाँ 128 और 95 के, तो 128 वाले को बहुमत मिली। फिर राष्ट्रपति जी ने भी उस पर जो हस्ताक्षर है वो कर दिया और ये पूरी तरीके से कानून लॉ बन गया। देखिए, वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेके जिस तरीके से भ्रमित किया गया है जो सियासी पार्टी अभी मौजूद है, जो हुकूमत कर रही है उनके द्वारा, और ये नैरेटिव फैलाया गया कि वक्फ जो बोर्ड है उसके पास इतनी ज़्यादा ज़मीनें हैं, तीसरी सबसे ज़्यादा ज़मीनें बताई गई। उसके बाद ये कहा गया कि वक्फ जो बोर्ड या उसके लोग, जैसे कि आपने कहा कि किसी भी ज़मीन पर हाथ डाल दे वो उसके लिए, ऐसा नहीं है। आप भी इस चीज़ को समझते हैं कि उसका एक पूरा प्रोसेस होता है। अगर कोई वक्फ करता है तो वक्फ करने के लिए पूरा एक प्रोसेस उससे गुजरना पड़ता है, तब जाके जो वक्फ होती है ज़मीनें। अब जो देखिए, सरकार कह क्या रही है और कर क्या रही है, दोनों में डिफरेंस है। कह रही है, फ़र्क है। कह ये रही है कि हम वक्फ बिल के अंदर पारदर्शिता लाएंगे और इससे भूमाफियाओं से इस ज़मीन को छुड़ाएंगे, और उसके अलावा इससे जो पसमानदा मुसलमान हैं या महिलाएं हैं उनको हिस्सेदारी मिलेगी। तो सवाल तो ये उठता है, क्या पहले महिलाओं की हिस्सेदारी नहीं थी? वक्फ के अंदर वक्फ का जो पूरा वक्फ है उसका खुद का जो लॉ है उसके अंदर महिलाओं को उसका अधिकार हासिल है, और बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ वो वक्फ में मेंबर भी हैं। तो पंजाब वगैरह में मैंने देखा वक्फ में सदस्य भी है, अभी आज भी हैं, और पहले भी रही हैं, वक्फ की चेयरपर्सन भी रही हैं, ऐसा नहीं? जी बिल्कुल। तो अब ये कह रहे हैं कि हम इसके अंदर पारदर्शिता लाएंगे, महिलाओं को अधिकार दिलाएंगे, तो ये तो पूरे तौर पे खुली झूठ है। उसके अलावा जब सरकार ये कह रही है कि हम इससे मुसलमानों के लिए कुछ काम करना चाहते हैं, तो कैसे लोग यकीन करें? आप 2014 के बाद सरकार में आने के बाद आपने जो बिल लाया है ख़ास कम्युनिटी को टारगेट किया है, चाहे आप CAA का कानून हो, ट्रिपल तलाक का हो, 370 हटाना हो, UCC हो, अब वक्फ बिल आप लेकर आए हैं। तो पहले तो आप भरोसा जीतिए ना इस कम्युनिटी का, कि जब वक्फ बोर्ड है ऑलरेडी, उसके अंदर जो कमियां थी आपको पता था, तो आप तो इतने दिनों से सरकार में हैं, आप इसको लागू करते, आप इसके लिए जांच बैठाते। अच्छा, जो लोग वक़्फ़ की बात करते हैं, वक़्फ़ संशोधन या वक़्फ़ कानून की बात करते हैं, उनके बाप दादाओं ने दान थोड़ी किया है ज़मीन को, डोनेट थोड़ी किया है। डोनेट तो किसी और लोगों ने अपने संस्थान के लिए किया है, गरीब लोगों के लिए, यतीम लोगों के लिए किया। लेकिन आप अपने दोस्त और चहीते लोगों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए आप अमेंडमेंट लाए हैं। सीधे तौर पर देश दुनिया देख ही रहा है कि किसका घर वक़्फ़ बोर्ड की ज़मीन में बना हुआ है, और उसको आप कहीं ना कहीं फ़ायदा पहुंचाने के लिए बिल लाए हैं। वक्फ को समझने की वक्फ भी यही कह रहा है। हाँ बिल्कुल, वक्फ को समझने की जरूरत। देखिए, वक्फ जो होता है वो एक मुसलमान डोनेट करता है, वो अपने कम्युनिटी के लिए करता है, वो अल्लाह की राह में करता है। तो इसका जो कॉन्सेप्ट ये है कि उससे उसकी कम्युनिटी का फ़ायदा हो। तो इसमें दूसरे जो रिलीजन के लोग हैं उनको हस्तक्षेप करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए नहीं है कि हमें जो आर्टिकल 14 है वो हमें इस चीज़ की आज़ादी देता है, बराबरी का हक देता है। तो जहाँ जो दूसरे जैसे कि हिंदू रिलीजन है उनकी अपनी ज़मीनें हैं, उनके मंदिर की ज़मीनें हैं, तो उसमें अगर हम इंटरफेयर करें तो यह हमारी गलती होगी। तो आप देखते जाइए ना कमान साहब, उसमें भी इंटरफेयर होने जा रहा है। आप ये मत समझिए कि सिर्फ अल्पसंख्यक समाज को टारगेट किया जाएगा। पहले वक्फ बोर्ड को टारगेट किया गया है, अब इसके बाद जो मंदिरें हैं, मठे हैं, उनकी जो ज़मीनें हैं, आज भी आप देख लीजिए, आप गाँव में क्षेत्र में चले जाइए कहीं भी, तो जो मठ की ज़मीन है 20 एकड़ थी, 10 एकड़ थी, वो सिर्फ अब 10 कट्ठों में, 5 कट्ठों में बना हुआ है, और बाकी ज़मीन सब कब्जा हो चुका है। उसकी बात क्यों नहीं करते हैं सरकार? उसका कब्जा छुड़ाने की बात क्यों नहीं करते हैं? बिल्कुल, देखिए, कब्जे की ज़मीन सिर्फ वक्फ बोर्ड की ज़मीन में कब्जा नहीं है। आप देखें, रेलवे के पास सबसे ज़्यादा ज़मीनें हैं। रेलवे की कई सारी ऐसी ज़मीनें हैं जिस पर भूमाफियाओं ने कब्जा कर रखा है। उसके अलावा कई जगहों पे दुकानें बना दी गई है और वहाँ पर उसकी उगाही की जा रही है। सरकार के लोग ही करते हैं। कहीं न कहीं जो लोग को सरकार का संरक्षण प्राप्त है वही लोग भूमाफिया बनते हैं और माफिया। उसके बाद दूसरी सबसे डिफेंस की ज़मीन है, डिफेंस की ज़मीनें भी कब्जा है। उसके बाद वक्फ की ज़मीन है, उस पर भी कब्जा है। तो कब्जा छुड़ाने के लिए आपको पावर है ये हासिल कि आप उस कब्जा को हटा सकते हैं। 2013 के अंदर जब ये बिल यूपीए सरकार ने लाई तो हर स्टेट को जो 32 सेंटर हैं इसके, उसके अंदर ये चीज़ दिया गया था, बाकायदा लेटर लिख के दिया गया था कि आप जो वक्फ के अंदर जो ज़मीन पर कब्जा है उसको हटवाइए और वक्फ की ज़मीन को यूटिलाइज़ किया जाए मुस्लिम कम्युनिटी के लिए। लेकिन जब उस कानून को आपने नहीं माना और वक्फ खाली नहीं था, आप कैसे लोग इस पर भरोसा कर ले कि आप जो वक्फ का जो बिल लेकर आ रहे हैं उसमें कई सारी ऐसी पॉइंट्स हैं जिससे मुसलमान कम्युनिटी के अंदर खौफ है।
और खौफ होनी भी चाहिए कि आप ये कह रहे हैं कि 5 साल का प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होनी चाहिए, वही डोनेट कर सकता है। इसके अलावा आप पावर देने जा रहे हैं एक जो मुस्लिम कम्युनिटी से अलग होंगे उनको, तो कैसे लो? जब हम अपनी कम्युनिटी के लिए कोई किसी भी चीज़ को वक्फ कर रहे हैं तो उसका फैसला लेना ये हमारी जिम्मेदारी है। सरकार बस रक्षा करे हमारी, अच्छा, सुरक्षा करे। मैंने पंजाब में कई अखबारों में रिपोर्टिंग किया है, करीब से देखा है। कई जगहों पर जैसे वक़्फ़ की प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट था, वहाँ पर तमाम पुलिस मुलाजिम सब लोग गए कब्जा छुड़ाने के लिए, लेकिन बेरंग लौट गए। वो हुआ क्यों? पहले कानून बना था कि कब्जा छुड़ाने के लिए, लेकिन जब पुलिस के लोग, महकमा के लोग जाते हैं तो वहाँ पर काम नहीं करते हैं, इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। जाते हैं वक़्फ़ के पदाधिकारी काय पत्तर लेके देखते हैं, ये ज़मीन हमारी है जी, पैमाना नाप दिया जाता है यहाँ से वहाँ तक, लेकिन पुलिस मूकदर्शक बनी रहती है, काम ही नहीं करती पुलिस। आप चाहे वक़्फ़ के चेयरमैन चिट्ठी लिखते रह जाएं, जितनी मर्जी चिट्ठी लिखते जाएं, लेकिन जो प्रशासन पुलिस के लोग हैं वो इम्प्लीमेंट नहीं करवा पाती कानून को। नहीं, अगर आप वाकई हमदर्द होते तो आप ये करते कि आप इसको इम्प्लीमेंट करते Implement करवाते। और जो जगह कब्जा है उनको खाली कराते। वाकई उसके वक्फ की जितनी ज़मीनें हैं 9.7 लाख एकड़ के बारे में बताया जा रहा है, अगर उसको सही तरीके से अगर उस पर काम किया जाए तो मुस्लिम कम्युनिटी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। अब ये जो अभी जो आपने सवाल के शुरू में कहा था कि मुस्लिम महिलाओं और पसमानदा मुसलमानों के लिए ये लोग काम करेंगे, मुस्लिम महिलाओं की ये लोग बात कर रहे हैं, ये सब दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा कर रही है। इनके मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में देख लीजिए, यहाँ तक कि आप विधानसभा विधान परिषद के अंदर देख लीजिए, एक भी महिला किसी सदस्य भी नहीं है। मुस्लिम महिलाओं का नेतृत्व नहीं है। नेतृत्व तो नहीं। किस तरीके से आप यकीन दिला? अभी जो मजाक बनाते हैं सदन में, और क्या। लोकसभा के अंदर इलेक्शन हुआ, लोकसभा का इलेक्शन हुआ, 240 सीट बीजेपी जीत कर आई, एक भी सांसद उनका मुस्लिम नहीं है। मुस्लिम नहीं। और किरण रिजिजू साहब खड़े होकर बात करते हैं कि वक्त के अंदर सेकुलरिज्म होनी चाहिए। तो आपका सेकुलरिज्म वहाँ कब खत्म हो जाता है? जब कहीं लिंचिंग होता है तो आप बोलने नहीं जाते हैं। अभी जो होली और जुमा की नमाज साथ में पढ़ी, तो आपकी पार्टी के लोगों ने किस तरीके से हंगामा उठाया और एक माहौल पूरे देश के अंदर क्रिएट, वहाँ सेकुलरिज्म कहाँ चला जाता है? आप जब रोजगार की बात कर रहे होते हैं उस वक्त आप 300 साल पीछे जाकर औरंगजेब की बात लेकर आते हैं। अब इस तरीके, और आपके खुद पार्टी के जो लीडर हैं वो खुलेआम उस कम्युनिटी को गाली देते हैं, अपने स्टेज से गाली देते हैं, उस पर आप कंट्रोल नहीं करते हैं। तो मुस्लिम कम्युनिटी को आपको पहले भरोसा जीतना होगा। सिर्फ सौगातें मोदी दे देने से, सेवई दे देने से और चावल दे देने से इससे मुस्लिम कम्युनिटी का अपलिफ्टमेंट नहीं होने वाला है। अगर आपको सौगात में देना ही है अगर, तो एजुकेशन दीजिए ना, एजुकेशन दे दीजिए, जो बुनियादी ज़रूरत है हॉस्पिटल दे दीजिए, कॉलेज दे दीजिए, वो तो आप देते नहीं हैं। आप इसके अलावा पता है स्कॉलरशिप को इस सरकार ने आने के बाद जो मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप था उसको ख़त्म किया है, प्री मैट्रिक जो मिलता था उसको ख़त्म कर दिया है। तो आप जब सचर कमेटी की रिपोर्ट आई थी उसमें साफ जाहिर था कि जो मुस्लिम कम्युनिटी के जो एजुकेशन लेवल है वो बिल्कुल निचले स्तर का है। तो आप उसको उठाने के लिए क्या कर रहे हैं? ये सब कीजिए ना काम, ये सौगात दीजिए। एजुकेशन पे बजट कहाँ बढ़ाते हैं आप? अगर आपको एजुकेशन पे काम करना है, निचले तबके को ऊपर लाना चाहते हैं, तो एजुकेशन की बात कहाँ करते हैं आप? दबे कुचले की बात कहाँ करते हैं आप? दबे कुचले को तो आप मंदिर में घुसने नहीं देते हैं। आप बात करते हैं इलाहाबाद की, इलाहाबाद में महाकुंभ का प्रोग्राम हुआ था अभी इससे पहले, वहाँ पर आप सेकुलरिज्म वहाँ पर कहाँ चलाया था? आप कहते हैं कि अल्पसंख्यक समाज के लोग वहाँ दुकान नहीं लगाएंगे। जी बिल्कुल। क्या है ये? देश को बांटने की बात नहीं है, धर्म को बांटने की बात नहीं, समाज को बांटने की बात नहीं, तो और क्या है? देखिए, महाकुंभ का आयोजन हुआ, एक आस्था से जुड़ी हुई चीज़ थी। लोगों ने खासकर मुस्लिम कम्युनिटी ने उसमें इंटरफेयर करने की कोई कोशिश नहीं किया। आपके ही कुछ लोगों ने ऐलान किया कि इसमें मुस्लिम कम्युनिटी के लोग नहीं आ सकते, लेकिन आपको याद होगा कि उसमें भगदड़ मची थी एक। जी बिल्कुल बिल्कुल, कई मौतें हुई, दुनिया ने देखा था। उसके बाद जिन लोगों ने मदद किया था उसमें कई मुस्लिम फैमिली थी जिन्होंने पूरे तौर पर लोगों की मदद की, और ये बात मीडिया के अंदर आई भी। मेन स्ट्रीम मीडिया भले ही दूसरा नैरेटिव फैलाए, लेकिन आया। हाँ, आपने कुंभ की बात की, कुंभ का जो आयोजन हुआ, इतनी बड़ी तादाद में लोग आए, पर्यटक आए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसकी वजह से जो मैनेजमेंट था उसकी वजह से कई जगह पे रेलवे स्टेशन पे भगदड़ हुआ, सड़कों पे जाम लगा, लोगों ने कुछ नहीं कहा। लेकिन यही ईद की नमाज के एंड टाइम पे आप खास कम्युनिटी को टारगेट करके आपके अफसर ये कहते हैं कि रोड पर नमाज नहीं पढ़ सकते। हालांकि कई सारे, हर धर्म के अंदर कई सारे ऐसे त्यौहार हैं जो सड़कों से होकर ही गुजरती है, लेकिन आप नमाज कितने मिनट का हो? 10 मिनट, आधा घंटा। आप जब इस सेकुलर कंट्री है, इस देश का कोई ख़ास मज़हब नहीं है, तो आप तमाम लोगों को सुरक्षा देते हैं। आपकी ये जिम्मेदारी थी, आप ये कहते हैं कि ठीक है आप सड़क पर पढ़ेंगे, ये टाइम होगा, इतने से इतना आपको करना है, हम आपकी सुरक्षा के लिए खड़े हैं, ना कि ये कि हम आपका पासपोर्ट वेरिफिकेशन नहीं होने देंगे। तो आपके अफसर, आपके सरकार के नेता, तमाम लोग इस तरीके की धमकी दे रहे हैं और आप उसी कम्युनिटी के लिए एक बिल लेकर आ रहे हैं, कैसे कोई यकीन कर लेगा?
तो ये एक भ्रमित करने की बातें हैं और कुछ नहीं। सरकार को चाहिए कि ये जो बिल है, अब पूरे अपोजिशन ने मुखालफत किया है इसका, अब पुरजोर तरीके से मुखालफत किया है, एक से एक तर्क दिया है, एक से एक दलील दिया है। यहाँ तक कि आपके नॉलेज में होगा कि जितनी सारी जो मुसलमानों की तंजीमें हैं, चाहे मार्त शरिया हो, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ, सभी लोगों ने संशोधन की बात की है उसमें। हाँ। सभी ने कहा है कि ये बिल जो है ठीक है, आप इसके अंदर पारदर्शिता लाने के लिए और भी रास्ते अख्तियार कीजिए, हमसे हमारा हक नहीं छीनिए, आप हमसे बात कीजिए। वक्फ का जो ड्राफ्ट हुआ है उस ड्राफ्ट के अंदर जो लोग बैठे थे, क्या उनको वक्फ का नॉलेज था? वक़्फ़ का वाव नहीं पता उसको ये नहीं पता कि वक़्फ़ कहाँ से आया, कहाँ से जायदातें आई, कहाँ से किन लोगों ने दान किया। आप कब्जा करना चाहते हैं, अपने लोगों को काबिज करना चाहते हैं, आप रिमोट कंट्रोल से वक़्फ़ को चलाना चाहते हैं, और क्या। अगर आप कब्जा नहीं करना चाहते हैं, वक़्फ़ की प्रॉपर्टी को गलत तरीके से बेचना नहीं चाहते हैं, तो आप हमें ये बताइए कि इससे पहले जो वक़्फ़ की प्रॉपर्टी को गलत तरीके से बेचने का सज़ा का प्रावधान था वो 4 साल का था, अब उसमें आपने घटा के 2 साल कर दिया है। ठीक है। इससे पहले जो मामला था उसमें बेलेबल सेक्शन नहीं था उसमें, अब आपने बेलेबल कर दिया। तो क्या उसको बेचना नहीं चाहते, तो आप क्या चाहते हैं? आप क्यों, कौन सा संशोधन किया आपने, क्या संशोधन किया जिससे गरीब लोगों को, यतीम लोगों को फ़ायदा होगा? आपने पूंजीपतियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए काम किया ये। बिल्कुल, क्या मानना है आपका? बिल्कुल। देखिए, वह अभी जो सरकार की मंशा है वो हमने कहा ना कि ये तमाम चीज़ें हो रही कि जिन चीज़ों की ज़रूरत थी मुसलमानों को, आप उन ज़रूरत को पूरा नहीं कर रहे हैं। आप उसके अलावा इस तरीके के बिल लेके ख़ास कम्युनिटी को टारगेट करना चाह रहे हैं और अपना जो उनकी जो राजनीति है पोलराइजेशन कर रहे हैं, एक अपने बड़े तबके को खुश करने के लिए। लेकिन ये देश और इस देश का जो नागरिक है, खासकर जागरूक नागरिक है, वो इस चीज़ को समझ रहा है। इस देश को ज़रूरत है बेरोज़गारी ख़त्म करने की, इस देश को ज़रूरत है शिक्षा में आगे जाने की। अभी देखिए, चाइना ने ज़मीन कब्जा कर रखा है, उसके लिए सरकार के जो मंत्री हैं, विदेश मंत्री हैं, उनका चौवा नहीं लगता है, इसके लिए एक हर्फ नहीं बोल पाते हैं। लेकिन उनको मुसलमानों की ज़मीन के अंदर जाके पारदर्शिता लाना है, अपने देश की ज़मीन में पारदर्शिता नहीं लाना है। इस देश को ज़रूरत है बेरोजगारी। अब जिस दिन ये बिल पास हो रहा था, रात को 12-1 बजे, उसी दिन मोदी सरकार के सबसे करीबी कहे जाने वाले डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में टैरिफ लगा रहे थे 26% का। तो क्या देश के नागरिक को ये चीज़ें नहीं दिख रहा है? सब लोग देख रहे हैं, सब इस बातों को समझ रहे हैं, सरकार की मंशा को समझ रहे हैं कि सरकार चाह क्या रही है। देश के नागरिकों को चाहिए कि इस चीज़ों को समझें, और हम लोग एक जागरूक और युवा हैं, खासकर हम लोगों को इस बात को समझने की ज़रूरत है कि हमें इस तरीके के बिल की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमें ज़रूरत है आप बेरोज़गारी पे बिल लेकर आइए ना, पूरा देश आपका सम्मान करेगा, समर्थन करेगा। हाँ, पूरा देश। अच्छा, आप बात करते हैं नीतीश कुमार की, चंद्रबाबू नायडू की, चिराग पासवान की, इन लोगों को कैसे देखते हैं? रामविलास पासवान जो रहे हैं दलित पिछड़ों की सियासत करते थे, बिल्कुल। तो अब जो है, क्या इन पार्टियों को समेटने की कोशिश की है केंद्र सरकार ने? सत्ताधारी पार्टी ने चाहा है कि भाई इसको लपेट दिया जाए, या फिर कैसे ये सवाल बिल्कुल सही है। या सेकुलर का पार्टी का चोला ओढ़ कर ये लोग घूम रहे हैं? जेडीयू और टीडीपी, चंद्रबाबू नायडू की पार्टी और रामविलास पासवान जी की पार्टी, ये लोग सेकुलर पार्टी कहलाती है, आज भी कहलाती है। और इन लोगों ने इससे पहले, रामविलास पासवान जी ने खुद एक मरतबा इस एक बिल से रिलेटेड उन्होंने इस्तीफ़ा दिया था, खासकर वो मुस्लिम कम्युनिटी के ख़िलाफ़ था। तो लेकिन उनकी जो पार्टी है, उनके सांसद थे, और मुसलमान इस चीज़ पे अभी ये भी था कि हो सकता है ये लोग हैं हमारा सपोर्ट करेंगे और उसके उसको पूरे तौर पे रिजेक्ट करेंगे वक्फ बिल को। लेकिन जिस तरीके से ललन सिंह जी जो जेडीयू के सांसद हैं, इनका जो भाषण था वो सुनने के लायक था, मैंने पूरा सुना। उन्होंने नीतीश कुमार जी का नाम एक बार भी नहीं लिया, लेकिन हर लाइन में नरेंद्र मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी। लेकिन आपकी पार्टी की जो छवि है, खासकर बिहार के अंदर जो है, वो एक सेकुलर पार्टी की छवि है। आपको एक मुस्लिम कई नेता हैं, बड़े नेता हैं जेडीयू के, और 2009 का इलेक्शन आपको अगर याद हो, 2009 के अंदर मुस्लिम कम्युनिटी ने एक आगे बढ़कर इनका सपोर्ट किया था, और कई सारे नेता इनके बने, विधानसभा में बने, उनके बाद फिर उस विधानसभा के बदौलत उन्होंने राज्यसभा भी भेजा था। और नीतीश कुमार जी ने उस टाइम पे मुसलमानों के लिए बहुत, अब भी लॉ एंड ऑर्डर जिस तरीके से उन्होंने मेंटेन कर रखा है, अगर यूपी का कंपेयर किया जाए, तो जो नीतीश कुमार की पार्टी है उस पर मुसलमान भरोसा करता था। हम बताते हैं ना, जिन सेकुलर पार्टियों की आप बात करते हैं, उन सेकुलर पार्टियों के जो तमाम सांसद हैं, वो लगभग 50% से ज़्यादा सांसद अमित शाह और मोदी के संपर्क में हैं। अब ये लोग अगर समर्थन करते तो इन्हीं को कान पर के बाहर रास्ता दिखा दिया जाता। नीतीश कुमार जी को ये बात समझने की हमें लगता है नीतीश कुमार मजबूर है इस पर। क्या? बिल्कुल, हमें कुछ ना कुछ तो मजबूरी नज़र आ रही है। जिस तरीके से ललन सिंह जी का भाषण था, उसके अलावा जो उनके जो प्रवक्ता है राजीव कुमार नाम है, और उन्होंने जो जिस तरीके का प्रेस कॉन्फ्रेंस दिया था,
और उन्होंने ऐसा मतलब इस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जैसे उनको लगता है कि मुसलमान के वोट को उनको ज़रूरत ही नहीं है। अभी कल परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ इनका जेडीयू का, उसके जो माइनॉरिटी सेल का हुआ था, उसमें तमाम माइनॉरिटी के जो बड़े बड़े नेता हैं जेडीयू के तमाम लोग आए थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, उन्होंने 5 पॉइंट पे बात की। उसके बाद जब पत्रकार ने सवाल शुरू किया सब लोग भाग गए। छोड़ के भाग आप गए। भाग खड़े क्यों हुए? ऐसी आपको नौबत मुकाबला क्यों आई? करना, ऐसी आपको नौबत मुकाबला क्यों? करनी चाहिए। आप ये बताते कि हाँ इससे मुसलमानों का कितना फ़ायदा हो रहा है, हमने नीतीश कुमार जी से क्या बात किया है, आगे की रणनीति हमारी क्या होगी, क्या हम इसको हम नीतीश कुमार जी से या पार्टी के जो लोग हैं इस तरीके के बिल को फुल सपोर्ट कर रहे हैं, हमारी बातें नहीं सुन रहे, तमाम चीज़ें आपको सामने लानी चाहिए था, तभी जाके आप अपनी कम्युनिटी के सामने फेस कर पाएंगे। अभी खालिद अनवर साहब जो एमएलसी हैं, उन्होंने एक मीडिया को बाइट देते हुए कहा कि हम अपने कौम के साथ हैं, कौम जहाँ खड़ी है। आपको अब तक ये समझ में नहीं आया, आपको अब तक ये नहीं समझ में आया कि कौम खड़ी कहाँ है। इमारत शरिया ने पूरी तौर पर मुखालफत किया, जमीयत उलमा हिंद ने किया, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड ने किया, तो क्या ये कौम के लोग नहीं थे? ये कौम की तंजीमें नहीं है? तो आप गड़ी बिछा के बैठना चाहिए कौम के साथ। बिल्कुल। और उसी इमारत शरिया के प्लेटफॉर्म से खालिद अनवर साहब आए हुए हैं जब उनको एमएलसी का टिकट दिया गया था दिन बचाओ देश बचाओ प्रोग्राम से। तो आप खुद अपने प्लेटफॉर्म को आप डिनाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि कौम के लोग आपके इरादे को समझ रहे हैं, आपको अब अपना नेता नहीं मान सकता है। क्योंकि सेकुलर पार्टी थे आप, आपकी एक छवि थी, तो आपको सेकुलर रहने की ज़रूरत थी। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप तमाम चीज़ें जो है वो सामने लोगों के लाते। अच्छा, वक़्फ़ एक्ट में संशोधन की नौबत कैसे आई, क्यों आई? संशोधन की नौबत आखिर सरकार की नज़र क्यों पड़ी कि इसमें संशोधन की ज़रूरत है और इसमें माल है, खजाना है? तो जो लोग पहले से मगरमच्छ की तरह वक़्फ़ की ज़मीन कब्जा करके बैठे हैं, किसी भी धर्म किसी भी समाज के हो, देखिए तो फिर उसका क्या होने वाला है? ये कमी हमारे खुद के अंदर थी। जब इतनी बड़ी तादाद में हमारे पास ज़मीन है, 9.7 लाख एकड़ के आसपास हमारे पास ज़मीनें हैं, उनका जो वक्फ जो लोग करते हैं, जो उनकी नीयत होती है वो किस लिए करते हैं? मुस्लिम कम्युनिटी के अपलिफ्टमेंट के लिए करते हैं, उसको आगे बढ़ाने के लिए करते हैं, उसके सपोर्ट के लिए करते हैं। जब इतनी ज़मीनें थी फिर भी 1 करोड़ 100 यानी 112 करोड़ के आसपास ही ईयरली जो इनकम जनरेट होता था। क्यों? जब इतनी ज़मीनें हैं तो इसका जो इनकम होनी चाहिए बहुत ज़्यादा होनी चाहिए था। लेकिन आखिर तो इसका मतलब ये है कि खुद अपने लोग, सरकार के लोग, तमाम बड़े लोगों ने मिलकर इस पर कब्जा कर रखा था। इसके बाद ही तो सरकार की निगाह उस पर पड़ी है। अगर हमारे अंदर कोई कमी होगी तभी कोई आकर हमारे अंदर हस्तक्षेप करेगा। पटना में देख लीजिए ना, बड़े बड़े मॉल बने हैं, बड़ा बड़ा सेंटर बना है, बड़ा बड़ा होटल बना है, किसके ज़मीन पर है? किसका है? सरकार के माफियाओं का है, सरकार के नेताओं का है, सत्ताधारी पार्टियों का है, और किसका है? बिल्कुल। तो इसमें ये मुसलमानों की एक कमी थी और ये दुर्भाग्य की बात है कि हम लोग अपने ही घरों के अंदर इस तरीके का मौका दे रहे हैं कि दूसरे लोग आके हस्तक्षेप करें। तो हमें शुरू से ही इस वक्त जो वक्फ वाले इस पर बार बार बातें उठती थीं, अखबार में आता था खबरें, लेकिन कोई इस पर ध्यान नहीं देता था। आखिरकार सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ा। तो कहीं ना कहीं जो हमारी कम्युनिटी है, मुस्लिम कम्युनिटी है, उसको इन बातों पर ध्यान देनी चाहिए। अब भी कई ऐसी चीज़ें हैं जिस पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, वरना फिर आएगी सरकार और उसको कहेगी कि हम हस्तक्षेप करके आपको संवार कर देते। तो ये हमारी आप अपने इदारे में सही से काम नहीं करते हैं। कहीं ना कहीं दूसरे को मौका तभी मिलता है कि आप अपने इदारे में सही से काम नहीं करते हैं। ये सोचते हैं कि वक़्फ़ बोर्ड वक़्फ़ के प्रॉपर्टी का मालिक है, किसी के बाप की नहीं है वक़्फ़ की प्रॉपर्टी। आप ये समझ लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। वक़्फ़ एक केयर टेकर है। हाँ, एक केयर टेकर, एक चौकीदार बनाया गया है, एक माध्यम बनाया गया है कि इस तरीके से वक़्फ़ की ज़मीन का किराया वसूल होगा और आमदनी होगी, उसका खर्च क्या होगा, कैसे खर्च होगा, गरीब, यतीम, दबे कुचले को आगे बढ़ाने के लिए इस पर काम किया जाएगा। लेकिन ये लोगों ने समझा ही नहीं वक़्फ़ बोर्ड को कि वक़्फ़ बोर्ड है क्या। ये कमियां हैं। आज भी बहुत सारे मुसलमानों में जो लोग हैं उनको इस बात का इल्म नहीं है कि वक्फ है क्या, और वक्फ के मालिक कुछ लोग बने हुए हैं और वो लोग जिस तरीके से चाहते हैं उस वक्फ की ज़मीन का इस्तेमाल करते हैं, गरीबों तक उसका हक़ नहीं पहुंचाते हैं। जो कब्रिस्तान जैसे वक्फ की ज़मीनों पे बहुत सारे कब्रिस्तानें हैं, मस्जिदें हैं, जो कई सारे मदरसे हैं, मकतब हैं, वो इस तरीके से बंद पड़ा हुआ था या उसको सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ये हमारी कमियाँ थी जिस वजह से कानून आया। लेकिन सरकार को इस बात को समझने की ज़रूरत है कि अब तो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है, अब भी इस बिल को वापस लेनी चाहिए। आप वाकई आपकी नीयत साफ़ है कि आप चाहते हैं कि वक्फ बिल में वक्फ के जो है उनके अंदर पारदर्शिता लाना चाहते हैं, तो उसके लिए और भी अलग अलग तरीके हैं, उस तरीके को अपनाइए और इस बिल को। बहुत बहुत शुक्रिया कामरान साहब। हमने बात करने की कोशिश की है कामरान साहब से कि आखिर क्या कुछ
वक्फ बोर्ड में तब्दीली की गई है और कैसे गलत तरीके से संविधान को ताक पर रखकर तब्दीली की गई है। कहीं ना कहीं संविधान को पड़े रखकर अगर तब्दीली नहीं की जाती तो देश का जो सांसद है उसमें देर रात तक विपक्षी दल के लोग चिल्लाते रहे कि इस तरीके से गलत तरीके से आप बिल को पारित कर रहे हैं और उसमें गलत तरीके से संशोधन कर रहे हैं, कम से कम उस पर विचार किया जाए। लेकिन विचार भी करने को तैयार नहीं हुई। कुछ संशोधन भी इन्होंने पेश किया, विपक्षी पार्टियों ने 8-10 संशोधन थे, उसको भी स्वीकार नहीं किया इन्होंने। तो पूरी खबर को लेकर जो वक्फ बोर्ड पर हमने चर्चा किया उसको लेकर क्या प्रतिक्रिया है और वक्फ के बारे में आप क्या जानते हैं, वो भी आप हमारे कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया दे सकते हैं। और जो लोग वक्फ के बारे में नहीं जानते हैं, हमें लगता है वक्फ एक्ट को उनको पढ़ना चाहिए। गूगल्स पे तमाम चीज़ों पर जो है, जो सोशल साइट है उस पर इनकी बुकें मौजूद हैं, किताबें मौजूद हैं। आप पढ़िए, देखिए, समझिए वक्फ आया कहाँ से है, वक्फ की प्रॉपर्टी कहाँ से आई है, किसने दान किया, जिसने दान किया उसको बेहक किया जा रहा है, जिसने दान नहीं किया वो अपने बाप की प्रॉपर्टी समझ रहे हैं। तो पूरी खबर को लेकर क्या प्रतिक्रिया दे दीजिएगा। जो लोग सीतामढ़ी टाइम देख रहे हैं वो शेयर फॉलो कर लीजिए। आप हमें ट्विटर पर कर सकते हैं, यूट्यूब पर शेयर कर सकते हैं।